हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आपको एसएसटी का फर्स्ट लेसन फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आया था और अब हम दूसरा लेसन यूरोप में समाजवाद एवं के बारे में आपको बताएं। इसमें सबसे पहले आता है सामाजिक परिवर्तन का युग। सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने तत्कालीन समाज और अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना से संबंध अनेक नवीन विचारधाराओं को जन्म दिया। सामंती व्यवस्था और चर्च के आधिपत्य को समाप्त कर उसने स्वतंत्र और समानता की भावना पर बल दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर उसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में सम्मिलित हो गए। उपनिवेशों में घटी अनेक घटनाओं ने इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान। हालांकि यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस पर सबकी अलग अलग राय थी। इस काल में सामाजिक बदलाव से संबंध विभिन्न विचारधाराओं का उदय हुआ। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक समूह मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे, कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी संसाधनों के पक्ष में। तो बच्चों, इसमें जो 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा। उसका प्रभाव इंडिया पर भी पड़ा। जैसे भारत में राजा राम मोहन और डेरोजियो ने भी इसके फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को बताया है। तो इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव एक फ्रांस में ही नहीं, अन्य देशों में भी पड़ा। वहां पर अब राजतंत्र के स्थान पर लोग गणतंत्र की मांग करने लगे थे। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। उदारवाद एक क्रमबद्ध और निश्चित विचारधारा नहीं है। इसका संबंध न किसी एक युग से है, न ही किसी सामान्य विशेष व्यक्ति से। यह तो युग युग तथा अनेक व्यक्तियों के दृष्टिकोण का परिणाम है। इस विचारधारा के समर्थक प्राय इन विषयों में परिवर्तन। उदारवादी वे लोग थे जो उदार नीति का प्रयोग करते थे, उदार नीति को लागू करते थे। अब वो क्या परिवर्तन चाहते थे उदारवादी, ये आप देखिए। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। तो बच्चों, में ये उदारवादी सभी धर्मों को सम्मान मिले और बराबर स्थान मिले, ये उदारवादी की इच्छा थी। व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखा जाए, क्योंकि समाज में व्यक्ति की प्रगति और उत्थान के साधन मात्र है। प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा अनुसार व्यवसाय और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। तो इसके लिए ये कोई विशेष व्यक्तियों के ऐसा नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति चिन्हित हो कि वही व्यक्ति जो है संपत्ति अपनी अर्जित कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को इसका अधिकार मिलना चाहिए। राज्य को आवश्यक कर ही लगाने चाहिए, फालतू के जो कर हैं पर नहीं लगाने चाहिए। नागरिकों को कानून के द्वारा आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे स्वेच्छाचारी शासन का अंत हो सके तथा व्यक्ति का विकास तीव्र गति से संभव हो सके। इसके अनुसार व्यक्तियों को प्राचीन रूढ़ियों और परंपराओं का दास, पुरानी रीति रिवाज हैं, उनका दास व्यक्ति को
बनना चाहिए, बल्कि प्रगति के लिए वो समय के अकॉर्डिंग अपने आप ढलना चाहिए। प्रगति एवं विकास के लिए यदि परंपराओं का विरोध करना पड़े तो भी करना चाहिए। यदि यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, इस समूह के लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। के अनुसार केवल संपत्तिधारियों को ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। फिर है रेडिकल। रेडिकल इस विचारधारा के समर्थक बहुमत पर आधारित सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। यह किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विशेषाधिकार के विरुद्ध थे। यह समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। जो रेडिकल थे ये किस पक्ष में थी कि सब व्यक्ति को समान अधिकार। ठीक है, अब आता है हमारा से अगला समूह के तो रेडिकल समूह के जो लोग थे, अनेक लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। मतलब महिलाओं को मताधिकार का जो अधिकार नहीं था वो उसके भी समर्थक थे। वो चाहते थे कि महिलाओं को भी समान मताधिकार। प्राचीन रूढ़ियों के यह विरोधी थे। यह राजा के दैवी शक्ति के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे और राजतंत्र को नष्ट करने के लिए क्रांतिकारी पक्ष में थे। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना का श्रेय इसी विचारधारा के समूहों को। तो बच्चों वो राजतंत्र को नष्ट करके क्रांतिकारी उपाय को अपनाने के पक्ष में थे। फिर है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थक राजतंत्र एवं राजा के देवी सिद्धांतों में। आपने जैसे पढ़ा रेडिकल में वो राजा की दैवी शक्ति को विश्वास नहीं रखते थे, जबकि रूढ़िवादी विश्वास रखते थे। यह रेडिकल तथा उदारवादी दोनों विचारधाराओं का विरोध करते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंत तक इनकी विचारधारा में तीव्र परिवर्तन आया और इन्होंने भी परिवर्तन के पर बल दिया। परंतु ये चाहते थे कि परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो, अतीत को पूरी तरह से ठुकराए। कुछ समय बीतने के बाद इन्हें भी लगा कि परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन ये चाहते थे कि जो परिवर्तन हो उसमें जो प्राचीन समय है, तो जो अतीत है हमारा, उसको पूरी तरह नहीं भुलाना चाहिए। फिर है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। यह काल औद्योगिक प्रगति का युग था। इस समय विभिन्न निम्न सामाजिक और औद्योगिक क्रांति के समय यूरोप में नए शहर, नए औद्योगिक क्षेत्र और तथा रेलवे स्टेशनों का औद्योगिकरण से महिलाओं, पुरुषों, बच्चों कारखानों में काम मिला, परंतु बेरोजगारी की अवस्था समान बनी रही। लोग कम मजदूरी से अधिक समय तक काम करने को। शहर तेजी से बसते और फैलते चले गए। लोगों की आवास की समस्या बढ़ रही थी। जनजीवन अस्त व्यस्त लग रहा था। अधिकांश उदारवादी रेडिकलों के पास स्वयं की संपत्ति थी तथा इनके कई अपने कर्मचारी भी थे। उन्होंने यह संपत्ति व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के माध्यम से इकट्ठा की थी। उनका विश्वास था कि मजदूर स्वस्थ हों। यदि मजदूर स्वस्थ हों तथा नागरिक पढ़े लिखे हों तब यह व्यवस्था का लाभ। इन्हें व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयास, श्रम तथा विश्वास। जो औद्योगिक क्रांति हुई तो उससे क्या, लोगों को काम तो मिला, लेकिन उनके काम का समय निश्चित नहीं था और जो है शहर तो तेजी से फैलने लगे, लेकिन जो है आवास की समस्या बढ़ गई, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उदारवादी एवं रेडिकल समूह के लोग सभी लोगों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में थे। इनके अनुसार गरीबों को रोजगार मिले तथा
इनके पास पूंजी है उन्हें बिना किसी रुकावट के कार्य करने का अवसर दिया जाए, जिन्होंने जिससे वे उन्नति कर सकें। जो रेडिकल समूह के लोग थे वो चाहते थे कि जिनके पास पूंजी है उन्हें कार्य अपना रोजगार खोलने का मौका दिया जाए। यही कारण था कि बहुत से कार्यरत स्त्री पुरुष रेडिकल्स लोगों के पक्ष में नामबद्ध हुए। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के द्वारा ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। इटली के राष्ट्रवादी जोसेप्पे मेज़िनी ने 1815 के पश्चात राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर इसे के गठन की प्रक्रिया आरंभ की, जहां सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। तो 1815 में उन्होंने इटली के साथ मिलकर एक गठन की प्रक्रिया की। अब आता है यूरोप में समाजवाद का। समाजवाद आधुनिक का महत्वपूर्ण विचारधारा है। यह मूलतः सामाजिक राजनैतिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य विशिष्ट सामाजिक तत्व आर्थिक व्यवस्था के लिए किया जाता है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वह व्यक्ति के स्थान पर समाज को अधिक महत्व देते थे। वह उत्पादन वितरण पर राज्य का नियंत्रण चाहते थे, समानता और स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। वर्तमान में समाज के दो समाजवादी हैं वो निजी संपत्ति का विरोध करते थे कि व्यक्ति के पास निजी संपत्ति मतलब अपनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो समाज की संपत्ति। तो ऐसा उनका विचार। ये इसके समाजवाद के दो स्वरूप हैं। कौन कौन से देखिए, पहला है फेरिबियनवाद यानी विकासवादी समाजवाद। इस विचारधारा के समर्थक विकास के माध्यम से समाजवाद की स्थापना चाहते थे। इनका मानना है कि पूंजीवादी समाज का विकास स्वतः ही समाजवाद की ओर है, इसीलिए समाजवादी गैर समाजवादियों सहयोग लेकर प्रजातांत्रिक तरीकों से समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं, जैसे ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन और फ्रांस के लुई ब्लॉक का मानना था कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। पूंजीवादी उद्यम यानी उद्योग धंधे के स्थान पर सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दें। जो सामूहिक उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा दें। इंग्लैंड के उद्योगपति रॉबर्ट ओवन द्वारा नया समन्वय नाम से एक नए समुदाय की रचना का प्रयास किया गया। इसका प्रयास इंडियाना नामक एसए के प्रांत में किया। फ्रांसीसी समाजवादी लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए और तथा पूंजीवादी उद्यमों को हटा दिया जाए। तभी वही मानना है जो रॉबर्ट का था। सामूहिक उद्यमों में ऐसे लोग सम्मिलित थे जो मिलकर वस्तुएं बनाते थे और इनमें उनसे होने वाले लाभ को आपस में बांट लेते। सामूहिक उद्योग धंधों से तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें काफ़ी लोग मिलकर कोई वस्तुएं बनाते हैं और जो उसका लाभ होता है वो भी आपस में बांट लेते हैं, यानी पार्टनरशिप, जिसे पार्टनरशिप के नाम से भी अपने पार्टनर का मतलब हो। मार्क्सवादी समाजवाद का जन्म 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ। ये बेटा ये जो छोटे छोटे चीजें हैं ये आपके अति लघु में आते हैं, यहीं से निकल कर आते हैं। इस महान विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स तथा उनके सहयोगी फ्रेडरिक एंगल्स
कार्ल मार्क्स का विचार क्या था? जो कार्ल मार्क्स का समय था वो 1818 से 1882 का था। कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाजवाद पूंजीवाद पूंजीवाद समाज है और फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपति स्वामित्व है। पूंजीपतियों को जो लाभ प्राप्त होता है वह मजदूरों की स्थिति में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक पूंजी वर्ग फैक्ट्रियों में स्वयं ही लाभ कमाते। मार्क्स का मानना था कि स्वयं को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए एक अलग समाज की स्थापना करनी होगी, जिससे संपूर्ण संपत्ति पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होगा। मार्क्स ने इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया, साम्यवादी समाज। उन्हें विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले इस संघर्ष में मजदूर वर्ग ही का विचार था ये कार्ल मार्क्स का। है आगे हमारा फ्रेडरिक एंगल्स भी मार्क्स के विचारों के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि मजदूरों को पूंजीवाद और नीचे शासन को यद्यपि कार्ल मार्क्स के जीवन में विश्व के किसी भी भाग में साम्यवादी समाज की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद 1917 में रूस क्रांति तथा वहां विश्व के प्रथम साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। तो कार्ल मार्क्स के समय में यह संभव नहीं हो पाया, लेकिन उसकी मृत्यु के लगभग 100 वर्ष के बाद जब सन 1917 में रूस में क्रांति हुई तब है वहां पर साम्यवादी शासन। फिर है साम्यवाद के लिए समर्थन। 1870 के दशक में समाजवादियों ने अपने प्रयासों से समन्वय लाने के लिए द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई। द्वितीय इंटरनेशनल तो इसे देखते हुए इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों द्वारा अपनी कार्यस्थिति और जीवन में सुधार लाने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए। संकट के समय में संगठन के सदस्यों की मदद के लिए कोष भी स्थापित किए गए। साथ ही कार्यों के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए भी मांगे की गई। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों में काम शुरू हुआ और उन्हें संसदीय चुनाव में सीट दिलाने में भी मदद। ब्रिटेन में समाजवादियों और यूनियन आंदोलनकारियों ने वर्ष 1905 में लेबर पार्टी के नाम से और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से अपनी एक जो समाजवाद के समर्थन थे जो है 1905 में लेबर पार्टी के नाम से समाजवादियों ने और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से अपनी एक पार्टियां बना। सन 1914 तक यूरोप में कहीं भी समाजवाद के गठन सफल नहीं हो पाए, परंतु इन्होंने स्वयं को मजबूती से संसदीय राजनीति में पढ़ा। अब आता है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति से हमारा अभिप्राय उस क्रांति से है जो जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध अक्टूबर 1917 में हुई थी। यह क्रांति बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में। ये इसमें मुख्य बात है, इसको ध्यान से। इस क्रांति में के वस्तुतः 2 चरण थे। प्रथम चरण में केरेंस्की के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बनी जो जनता की किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकी, इसीलिए उसे त्यागपत्र देना पड़ा। लेनिन के नेतृत्व में सफल क्रांति हुई, इसने तो सोवियत समाजवादी संघ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। अब ये रूसी क्रांति क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसका कारण था सबसे पहला निरंकुश राजशाही। सन 1914 में जार निकोलस द्वितीय रूस का राजा बना। कब बना रूस का राजा? सन
14 में अपने साम्राज्य का प्रसार करने के लिए कई युद्ध लड़े। इन युद्धों के खर्चों को वह जनता पर लगाए गए करों से पूरा करना चाहता था। बच्चों, युद्ध जब होते हैं तो संभवतः उसमें काफी खर्च भी होता है, जिससे कि आर्थिक स्थिति देश की खराब होती है। अब उन खर्चों को पूरा करने के लिए जार निकोलस द्वितीय ने जो है अनेक कर लगाए लोगों पर, जिससे लोग उसके विरोध में हो। फिर है काश्तकारों की दशा। उसके अधिकांश लोग कृषक थे। भूमि के अधिकांश भाग पर चर्च और कुलीनों का स्वामित्व था। ये काश्तकार दैनिक दिहाड़ी मजदूर के रूप में इन खेतों में काम करते थे। उन्हें कम पारिश्रमिक दिया जाता था और अधिक काम दिया जाता था। कई बार उन्हें पारिश्रमिक और वे कर्ज में डूबे। जब मजदूरों को जो है उनकी काम की मजदूरी नहीं मिलती थी, अगर मिलती थी तो बहुत कम मिलती थी, जिससे कि उनका गुजारा नहीं हो पाता था। फिर है उद्योगों का स्तर। उद्योग कुछ ही स्थानों पर मुख्य औद्योगिक क्षेत्र सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में थे। अधिकांश उत्पादन दस्तकारों द्वारा किया जाता था, लेकिन बड़े उद्योग छोटे दस्तकारों के वर्कशॉप के साथ ही थे। उद्योगों में विदेशी निवेश रेलवे के विकास के साथ ही बढ़ गया। जो उद्योग धंधे थे उसमें मुख्य कौन थे? दस्तकार काम करते थे। ये कहाँ पर था? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। फैक्ट्रियों में श्रमिकों की दशा। अधिकांश उद्योगों का स्वामित्व निजी लोगों के हाथ। यद्यपि सरकार फैक्ट्रियों के काम के घंटे श्रमिकों के वेतन का निरीक्षण करती थी, फिर भी नियमों को तोड़ा जाता था। श्रमिकों को से कम पारिश्रमिक मिलता था। कुछ श्रमिकों ने अपने संगठन बनाए ताकि बेरोजगारी या वित्तीय कठिनाई में सदस्यों की मदद की। जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, उनमें जो महिलाएं थी उन्हें कम वेतन दिया जाता था और पुरुषों को अधिक। तो लोगों ने इसकी संगठन भी बनाए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। समाजवादी दल की स्थापना। सन 1914 में से पूर्व रूस में सभी राजनीतिक दल अवैध। रूसी समाजवादी प्रजातांत्रिक श्रमिक दल सन 1898 में समाजवादी द्वारा बनाया गया, तो मार्क्सवादी विचारों का सम्मान करते, लेकिन सरकारी नीतियों के कारण गुप्त रूप से चलाया जा रहा था। कि सरकार इसकी इजाजत नहीं दे रही थी, इस गुप्त रूप से चलाया जा रहा। इसने एक समाचार पत्र, गतिशील श्रमिक और हड़ताल का प्रबंध आदि कार्य की। फिर है रूसी साम्राज्य सन 1914। वर्ष 1914 में जार निकोलस द्वितीय का रूस एवं उसके साम्राज्य का पर शासन था। मॉस्को के आसपास के क्षेत्र के अतिरिक्त रूसी साम्राज्य में फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ क्षेत्र भी शामिल थे। यह साम्राज्य मध्य एशिया तथा प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। मध्य एशिया राज्यों में जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी रूसी साम्राज्य के अंतर्गत। तो रूसी साम्राज्य जो है यहाँ तक फैला हुआ था। उसमें सबसे अधिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने वाले लोग थे। ये क्या है? धर्म है एक। इस धर्म का उद्भव रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च से हुआ। ऑर्थोडॉक्स चर्च रूसी साम्राज्य के अंतर्गत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। जो रूसी साम्राज्य में सिर्फ क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने वाले ही लोग नहीं थे, बल्कि अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी थे। तो आज की वीडियो यहीं तक। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।